अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज। मैं हूं मोइज़ुर मैं रहमान। हूं शबाद अशरफ। इस हफ्ते हमने एक टग ऑफ वॉर देखी बिटवीन द अनसर्टन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड इंप्रूविंग लोकल इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, जहां यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट जारी रहा और हमने देखा कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के इजाफे ने मार्केट में शॉर्ट टर्म स्विंग्स पैदा किए। वहीं पे अच्छे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स और इंप्रूविंग लोकल इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ने इकोनॉमी और मार्केट को बुनियादी सहारा दिया। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इन्वेस्टर्स इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करें, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून। अब बात करते हैं मार्केट परफॉर्मेंस की। मंडे की अगर बात की जाए तो हमने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट देखी मार्केट में, तकरीबन 7000 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया मार्केट में। एक लॉन्ग गैप तकरीबन 2 हफ्ते की मंदी के बाद हमने देखा कि मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एट द सेम टाइम ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को हमने देखा कि ड्यू टू द इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन मिडिल ईस्ट में भी एक थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्पेशली रेड सी को लेके, और वही जो एक यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट जारी है उसमें जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ने अपवर्ड रिवर्सल आया तो हमने देखा कि मार्केट में एक थोड़ा डाउन टर्न आया। बट ऑन दी अदर हैंड फ्राइडे को दोबारा से जैसी खबर आई कि पाकिस्तान की तरफ से कि फिर मुज़ाकरात जारी हैं, तो जिस तरह यूरोपियन मार्केट्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, हमने देखा कि पीएसएक्स में भी फ्राइडे को एक अच्छी क्लोजिंग रही। सो लेट्स सी हु टुक द वीक एंड बुल्स और बेयर्स। इस हफ्ते हमने देखा कि 2 हफ्तों के बेरिश वीक्स के बाद फाइनली बुल्स का क्लियर कंट्रोल रहा और मार्केट वीक ऑन वीक तकरीबन 5073 पॉइंट्स यानी 3% के इजाफे के साथ 176,094 पॉइंट्स पे क्लोज हुई। अब चलते हैं इस हफ्ते के टॉप गेनर्स और लूजर्स पर। टॉप गेनर्स पे नजर डालें तो इस हफ्ते सबसे ज्यादा शेयर प्राइस में इजाफा आदमची इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की शेयर प्राइस में दिखाया जाएगा, जो कि 19% था। मेपल लीफ सीमेंट में 7.6%, पीआईबीटीएल में 7.5%, कोहार्ट सीमेंट में 7.4% और इब्राहिम फाइबर्स लिमिटेड की शेयर प्राइस में 7.3% का इजाफा देखा गया। टॉप लूजर्स पे नजर डालें तो इस हफ्ते सबसे ज्यादा शेयर प्राइस में कमी एचपीएल ग्रोथ फंड में देखी गई, जो कि 8.1% थी, पायनियर सीमेंट लिमिटेड में 5%, पाक गल्फ लीजिंग कंपनी लिमिटेड में 3.8%, यूसुफ वीविंग मिल्स में 3.4% और टीपीएल रीड फंड में 3% की कमी देखी गई। अब चलते हैं इस हफ्ते की बिग स्टोरी की तरफ। तकरीबन हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते की बिग स्टोरी का दारोमदार भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर है। ये तकरीबन तीसरा हफ्ता है कि जब यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट की रिजम्पशन हो चुकी है मिडिल ईस्ट में, और भी एक सिचुएशन चल रही है जब रेड सी में मामला चल रहे हैं। और हमने देखा कि खबर ये आई है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान ने एक मैरीटाइम सिक्योरिटी की तरफ एक मैकेनिज्म बनाने की मंजूरी दी है। साथ ही में हमने ये देखा कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी वोलेटिलिटी देखी, इवन तो पिछले हफ्ते के मुकाबले में इस हफ्ते 6% से ज़्यादा की कमी देखी गई, जिसका ऑब्वियसली हमने एक इम्पैक्ट एशियन एंड यूरोपियन मार्केट्स में देखा गया कि जब दोनों हमने पॉजिटिविटी की तरफ देखी। एक सिल्वर लाइनिंग ये मौजूद है कि पाकिस्तान, ये खबर आई है कि पाकिस्तान की तरफ से कि मुज़ाकरात जारी हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि यूएस ईरान टॉक्स जारी हैं अभी भी। और हमने ये भी खबर बीच में आई कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पाकिस्तान ने कतर से आने वाला एक एलएनजी कार्गो की इजाज़त ली है, जो गालिबन 6 अगस्त को पाकिस्तान के पोर्ट पे पहुंचेगा। और अगर हम मजीद बिग स्टोरीज की बात करें तो जो लोकल फ्रंट से तकरीबन कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन चल रहा है, सीमेंट के सेक्टर की बड़ी अच्छी अर्निंग्स आ रही हैं और मजीद आने वाले दिनों में बैंक्स की और मजीद ब्लू चिप कंपनीज की अर्निंग्स अनाउंस होंगी। अभी तक जो फिलहाल अर्निंग्स आ रही हैं वो अबव एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं। अगर हम मजीद बात करें तो जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जिस दिन स्टेटमेंट आया था, तो गवर्नर स्टेट बैंक ने एक स्टेटमेंट ये दिया था कि जो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं पिछले साल के मुकाबले में इस साल $5 अरब की कमी इसमें देखी गई है। तकरीबन पिछले साल पाकिस्तान ने तकरीबन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल लोन्स को मिला के $26.5 बिलियन वापस किए थे। इस साल हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल्स को मिला के तकरीबन $21.5 बिलियन वापस करेंगे। उसकी वजह यह है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जिनसे हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, उन्होंने तकरीबन 3 साल के लिए $5 अरब के जो रिजर्व्स हमारे उसमें डिपॉजिट किए हुए हैं, वो तकरीबन उन्होंने 3 इयर्स के लिए उनको रोल ओवर कर दिया है। लोकल फ्रंट पे एक और बड़ी खबर थी, फाइनली जो मच अवेटेड ब्राउनफील्ड रिफाइनरी अपग्रेडेशन पॉलिसी थी उसकी मंजूरी हो चुकी है। जैसे जैसे मजीद डिटेल्स और डॉक्यूमेंट सामने आएगा हम उसको डिस्कस भी करेंगे और ऑब्वियसली इसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा रिफाइनरी सेक्टर पे। अब हम चलते हैं अपने आज की गेस्ट की तरफ और हमें ज्वाइन किया है अरसलान सुमरो ने। ही इज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एनालिस्ट। अरसलान, वेलकम टू द शो। Thank you, Moise, for having me here again. अरसलान, आपसे जो मेरी लास्ट बात हुई थी दैट वाज ऑन द 16th ऑफ जून, बजट ताज़ा आया था और हमारे कंसेंसस व्यू था और आपका भी यही व्यू था कि स्मॉल विंस है फॉर वेरियस सेक्टर्स अक्रॉस द इकोनॉमी। नाउ दैट वी आर इनटू द बजट ऑफ द एग्जिस्टिंग फिस्कल ईयर, तकरीबन 45 दिन हो चुके हैं एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर को स्टार्ट हुए हुए। 2 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, ऑल्दो बोथ ऑफ देम अनचेंज्ड, बट हमने देखा कि टोन कहीं ना कहीं हमने देखा कि चेंज होती हुई नजर आई है।
तो उन टारगेट्स को हम देखा जाए कि जो मैक्रो टारगेट्स भी आ गए, तो ये सारे टारगेट्स को नज़र में रखते हुए आपका पाकिस्तान की इकोनॉमी पे आउटलुक कैसा है? देखिए मोइज़, अगर हम थोड़ा रिकैप करते हैं ना पोस्ट बजट की डेवलपमेंट्स को, नंबर वन इस वक्त जो स्टॉक मार्केट है उसको पहले बजट के जो 2-3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स देखने थे, वो ये था कि अगर एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज़ कर रही है कि नहीं कर रही। जो हमने देखा सुपर टैक्स कम हो गया, में और टैक्सेस भी कम हो गए। और लेटली आपने देखा है कि ईसीसी ने अभी एडिशनल जो है बेनिफिट्स भी एक्सपोर्टर्स को दिए हैं इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट फॉर वर्किंग कैपिटल सस्ता कर दिया, और उनके फिक्स कैपिटल एक्सपेंशन के लिए भी उनको लॉन्ग टर्म कंसेशनरी फाइनेंसिंग 2 and 5% फिक्स कर दी उनको फॉर 10 ईयर्स के लिए। सो ये तो हमने देख लिया कि गवर्नमेंट का जो विजन है वो सही हो गया कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहिए। इसीलिए हमने देखा रेमिटेंसेस के जो सब्सिडी दी जाती थी वो भी इधर डाइवर्ट कर दी गई है डिस्पाइट बीइंग इन द IMF प्रोग्राम। नंबर वन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी बजट में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी, जो हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट थी एज एन एनालिस्ट, वो ये कि फिस्कल स्टेबिलिटी आगे रहेगी कि नहीं रहेगी, कि क्या गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाएगी। वो भी हमने दोनों इंडिकेटर्स देखे थे कि प्राइमरी सरप्लस भी इस साल मेंटेन करना है और फिस्कल डेफिसिट को भी गवर्नमेंट ने कहा कि हम कंट्रोल करेंगे। इसका नतीजा हमने देखा है, जो इस वक्त मार्केट अप्रिशिएट नहीं करी, जो बहुत अच्छी पाकिस्तान के लिए खबर है, कि S&P जो ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसका काम ये होता है कि दूसरे मुल्कों को देखते हैं, सॉवरेन कंट्रीज़ को देख के ये बता सकते हैं कि क्या मुल्क अपने खर्चे मैनेज कर रहे हैं सही, क्या वो लोन अदा कर पाएगा वापस। इसकी वजह से आपका क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्प्रेड, आपका यूरो बॉन्ड यील्ड्स, आपकी इंटरनेशनल बोरोइंग कॉस्ट, आपकी लोकल डोमेस्टिक भी बोरोइंग कॉस्ट इंपैक्ट होती है। तो S&P ने अपग्रेड कर दिया आपको सिंगल बी की तरफ, और ये काफ़ी 9-10 सालों के बाद आया है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जब इंडेक्स आपकी 40 to 50,000 थी, ये 2016 and 17 की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपकी मार्केट भी 10 PE प्लस चलती थी इस फेज़ के अंदर जब ये वाली रेटिंग होती है। एंड मुझे इस वक्त लगता है कि मूडीज़ भी हमें अपग्रेड कर देगा इन नेक्स्ट रिव्यू। सो हैविंग सेड दैट, वहाँ से बजट का देखें हम, नंबर वन मॉनेटरी पॉलिसी का टोन देखें पॉजिटिव हो गया। लेकिन इस वक्त जो मार्केट, आप बड़ा इंटरेस्टिंगली आप नोट करेंगे, इस वक्त मार्केट देख रही है वॉर प्रीमियम को, कि सारा दिन आपको देखें कि ग्लोबल मार्केट्स भी ये देखते हैं कि ओवरनाइट क्या हुआ। मार्केट खुलने से पहले देखते हैं कि क्या कोई रिटेलिएटरी अटैक्स हुए बाय US या ईरान, और लैंग्वेज क्या है, नंबर वन। नंबर टू, ये देखा जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हर्मूज के ऊपर ओमान ईरान के साथ बैठ के क्या ये रीजनल कंट्रीज़ रिजॉल्व कर पा रही हैं अपने मसले या नहीं। नंबर थ्री, ये देखा जाता है जो अल्टरनेटिव रूट है, जो रेड सी, कहीं उधर कोई डैमेज तो नहीं आ गया। और कॉन्सिक्वेंटली आप देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस जो तकरीबन एक महीना पहले तक $70 तक चले गए, मैं इंटरनेशनल ब्रेंट और WTI की बात कर रहा हूँ, लोकल की नहीं, अभी वो वापस वो मिड 80s और लेट 80s की तरफ गए। तो मार्केट इस वक्त जो मूड आप दिखा रही है एवरी डे, इट्स अ सेंटिमेंट बेस्ड ऑन वॉर प्रीमियम। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूँ मोइस, कि OGDC PPL ऐसी कंपनीज़ है, इवन पाकिस्तान ऑयल फीड, जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के साथ कोरिलेटेड होती हैं, पॉजिटिवली कोरिलेटेड, मतलब ग्लोबल इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव इंपैक्ट होती है। अब यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे आते हैं तो लोग कहते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया है, और OGPPL भी अगले दिन हम देखते हैं कि पॉजिटिव होता है, क्योंकि मैक्रो थीम इस वक्त चल रहा है। बट हैविंग सेड दैट, इस वक्त मार्केट ने काफ़ी रेजिलियंस दिखाई है। हम लोग की वो वाली लेवल नहीं है जो पैनिक था 140,000, 145, 50,000, वो वाला पैनिक इस वक्त तक नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक उसको मेंटेन अच्छे तरीके से किया है, अपनी ऑयल सप्लाई चेन को भी, अपनी इन्फ्लेशन आउटलुक को भी, करेंसी को भी। येस, देयर आर इनिशियल साइंस ऑफ वरी, जो हम बात कर सकते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट, ये रेमिटेंसेस बोनांजा के बाद हम देख रहे हैं कि वापस $650 मिलियन आ गया था इन द मंथ ऑफ जून। दैट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड, बट ओवरऑल देखें कि मैक्रो स्टेबिलिटी पाकिस्तान की इम्प्रूव हुई है in my opinion over last 6 to 12 months barring this war episode। लेकिन वॉर की वजह से पाकिस्तान इज़ नाउ मेकिंग गुड ग्लोबल हेडलाइंस, मतलब ब्लूमबर्ग जैसे जो इंटरनेशनली जो एक रिप्यूटेड न्यूज़ प्रोवाइडर है, वो कोट करता है कि पाकिस्तान इज़ मेंशनिंग कि टॉक्स विल बी डन सक्सेसफुली, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट फॉर मीडिएशन एफर्ट्स। तो वी आर मेकिंग पॉजिटिव गुड साइंस, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि फॉरेनर का भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट वापस डेवलप हो रहा है। तो पाकिस्तान का जो परसेप्शन था वो ग्लोबल मार्केट्स और ग्लोबल इकोनॉमीज और ग्लोबल इन्वेस्टर्स में पॉजिटिवली चेंज हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ से देखना होगा कि आगे जाके एक्सपोर्ट की ग्रोथ कैसे आती है, फिर मार्केट विल बाउंस बैक व्हेन इंशाल्लाह आपकी वॉर के प्रीमियम कम होता है और एक पॉजिटिविटी नज़र आती है। अच्छा देखिए, अगर आते आते 23 मंथ्स हमने देखा है कि फॉरेन इनफ्लो आया, आपने मेंशन भी राइटली करा,
और कुछ अंदाज़ा आपको है कि ये नंबर या स्पेशली हमें देख रहे हैं 23 मंथ्स ये नंबर कहाँ से आ रहा है? एंड स्पेशली व्हाई डू यू थिंक आफ्टर सो मच कितने अरसे के बाद ये नंबर हम देख रहे हैं पाकिस्तान में फ्लोज़ आ रहे हैं, और क्या लगता है गोइंग फॉरवर्ड कैन दिस नंबर कंटिन्यू? जी, मेरा ख़्याल ये है कि शहबाज़ के जो वैल्यू हंटर्स हैं ना इस वक्त, दे हैव बिन परसिस्टेंटली रीडिंग गुड न्यूज़ अबाउट पाकिस्तान के एफर्ट्स। जब आपकी पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप एक महीना पहले यूएस के वाइस प्रेसिडेंट के साथ खड़ी हुई थी, एंड एवरी डे इन द ग्लोबल न्यूज़ ये आता है कि पाकिस्तान इज़ मीडिएटिंग एफर्ट्स आ रहे हैं, तो पाकिस्तान का थोड़ा सा एफर्ट जो आपका नेगेटिव परसेप्शन था वो एक इम्प्रूव होता है, नंबर वन। नंबर टू जो मुझे लगता है इस वक्त ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर तो जा रही हैं, लेकिन ये हम डायरेक्टली रीजनली कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। येस, वी आर इनडायरेक्टली इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ अवर नेबरहुड एंड इवन ऑयल प्राइसेस। तो जो कुछ फ्रंटियर मार्केट्स रह गई हैं जहाँ पे इसका इम्पैक्ट नहीं है और वैल्यूएशंस एक आपको अच्छी लग रही हैं, एंड दैट इज़ ऑन द पाथ ऑफ से रिस्पेक्टेबल 4 to 5% जीडीपी ग्रोथ, पाकिस्तान उसमें से एक है। बट हैविंग सेड दैट, इट्स वेरी अर्ली राइट नाउ टू से कि इतने परसिस्टेंट नेगेटिव आउटफ्लोज के बाद एक महीना पॉजिटिव आया है। वी विल नीड टू सी कि गवर्नमेंट अगर और इकदाम अच्छे करे ताकि ये परसिस्टेंट आपके पास रेगुलर फॉरेन इनफ्लो आ जाए। इस वक्त मार्केट आपकी एक मेरे ख्याल से वैल्यू बारगेन है अभी तक भी, तकरीबन 7.5 या 8 का पी जो अगर हम देखते हैं ये लॉन्ग टर्म मीन है। अगर गवर्नमेंट के सस्टेनेबल जो ग्रोथ एजेंडा है उस पर अगले 2 साल तक गवर्नमेंट रह गई तो आई फील ये री रेटिंग 10 PE तक हो सकती है, बट अगेन दिस इज़ वेरी अर्ली टू से राइट नाउ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि पाकिस्तान स्टिल रिमेन्स इन MSCI फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स, राइट। अभी MSCI जो एक ग्लोबल एक बॉडी होती है जो डिसाइड करती है कि कौन सी कंट्री फ्रंटियर मार्केट में होगी या इमर्जिंग मार्केट में होगी, उन्होंने इस मई में अपना जो क्राइटेरिया है उसको फर्दर स्ट्रिंजेंट कर दिया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो पाकिस्तान के मुझे लगता है कि इमर्जिंग मार्केट की जो इस वक्त क्राइटेरिया था क्वांटिटेटिव, उसको मीट करना डिफ़िकल्ट हो गया है। पहले ये होता था कि पाकिस्तान फ्रंटियर मार्केट में होता था तो वी आर अ बिगर फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, तो एक छोटे से यानी कि तालाब में हम लोग बड़ी मछली होते थे। जब इमर्जिंग मार्केट में जाते थे तो जो इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टर कहते थे यार इतना छोटा सा वेट है, तो इग्नोर कर देते थे। तो आई थिंक पाकिस्तान इज़ नाउ पंचिंग अबव इट्स वेट एंड दिस शुड सस्टेन इन टर्म्स ऑफ न्यू फॉरेन इनफ्लोज एज वेल। अच्छा अरसलान, अभी इन्फ्लोज की बात हो रही थी तो लेट्स टॉक अबाउट रोशन डिजिटल अकाउंट्स। अभी स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बताया कि आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले जो एवरेज इनफ्लो पर मंथ दैट वाज अराउंड $200 मिलियन, जो कि अब बढ़ के $300 मिलियन तक हो चुका है। तो कम्युलेटिवली $500 मिलियन हमने ज़्यादा अट्रैक्ट किया इन टर्म्स ऑफ आवर इनफ्लोज, एंड कोई मजीद भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं टू एक्चुअली इंकरेज दिस। What set of incentives in your opinion should be introduced ताकि हम इस ट्रेंड को फर्दर इंकरेज कर सकें? जी, मैंने लास्ट टाइम भी इस पे आपके साथ ही बात की थी। आई थिंक रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैव बीन ट्रमेंडस सक्सेस फॉर दिस गवर्नमेंट एंड इवन इन द प्रीवियस गवर्नमेंट जब ये गवर्नर रज़ा बाकर के ज़माने में शुरू हुए थे। लेकिन लेटली कुछ महीने पहले जो एक अच्छा काम हुआ था, आई बिलीव ये जो आपके नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं नाउ दे आर ओपन फॉर नॉन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज एज वेल। तो कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, बट दे आर लेंडिंग द मनी से टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लेंड करे चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज नहीं भी हैं। तो उससे एक जो आर्बिट्राज है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं दूसरे मुल्कों में बैठा हूँ और मुझे मेरे बैंक अकाउंट पे 2-3% डॉलराइज रिटर्न मिलता है, तो मैं अगर पाकिस्तानी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट NPCs में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 6-8% डॉलराइज पाउंड में, यूरो में अगर मुझे रिटर्न मिल जाता है एंड इट्स वेरी लिक्विड। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 4-5 सालों में कुछ ऐसा कैपिटल रिपैट्रिएशन में इश्यूज़ नहीं आए कि कोई कहे कि यार हमने पैसे जो है ना वापस मांगे तो हमें मिले नहीं। मुझे लगता है इसको फर्दर इंसेंटिवाइज करना चाहिए। देखें, इसको आप इवैल्यूएट करें कि पाकिस्तान की यूरो बॉन्ड की कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या है। अगर गवर्नमेंट इस वक्त जाती है बाहर और एक बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से $500 मिलियन या $1 बिलियन लेती है, तो उसको मेरे ख्याल से 8-9% या 8% डॉलराइज रिटर्न देना होगा। अगर आप यही पैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को दे दें, जिसमें आप देखते हैं कि वो तकरीबन मेरे हिसाब से 50-60% जो है ना लोकली कंज्यूम हो जाता है। वो RDA इधर पाकिस्तान में डॉलर तो आते हैं लेकिन वो रुपी में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि फॉर देयर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, फैमिली को देना, इन्वेस्टमेंट करना। अगर गवर्नमेंट इसका रेट थोड़ा और बढ़ाती है और यहाँ इसको समझ लें कि US की बॉन्ड यील्ड के साथ लिंक कर दें। इस वक्त US की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है 4.6-4.7% चल रही है, 30 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है 5% चल रही है। तो अगर इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है कि 5% US बॉन्ड यील्ड दे रहा है और 9% जो है ना पाकिस्तानी 30 ईयर बॉन्ड दे रहा है डॉलर में,
तो लोगों के लिए कंपैरिजन करना बड़ा आसान हो जाएगा अगर आप उसको वेरिएबल बना दें इंस्टेड ऑफ 6 महीने बाद चेंज करें अपनी मर्जी पे। सो आई थिंक वन इंसेंटिव कुड बी ओवर देयर। सेकेंडली हमने देखा है कि टैक्स तो ऑलरेडी इसमें कम है, बट आई बिलीव कि इसको मार्केटिंग में ज़्यादा गवर्नमेंट नीड्स टू पुट मोर एफर्ट्स नाउ इन इंटरनेशनल डायस्पोरा कि आप उसको इन्वेस्ट करें। Having said that, I think the focus should not be on just attracting the inflow but retaining also. फॉर इंस्टेंस कि अगर RDA वाले पैसे हैं ना, उसको आप समझ लें गोल्ड समझें या क्रिप्टो समझें या जो भी हार्ड अर्न करेंसी समझें, ये लोग फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में कहीं इन्वेस्ट करें तो उनको टैक्सेस कम हो। फॉर इंस्टेंस अगर शॉपिंग पे, ग्रोसरीज पे, तो उनके ऊपर जो आपका GST है वो उनकी शॉपिंग पे रीइम्बर्सेबल हो। जैसे आप बाहर मुल्कों में जाते हैं, आप कोई शॉपिंग करते हैं तो VAT रिफंड मिल जाता है। तो ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी कुछ इंसेंटिव निकालेंगे तो दैट विल ट्रांसलेट वेरी हैवीली पॉजिटिवली, स्पेशली एट अ टाइम जिसे हम बात कर रहे हैं कि आपकी इंपोर्ट्स ऑयल की वजह से बढ़ गई हैं, आपकी इकोनॉमी ग्रोथ फेज में जा रही है। यू रियली नीड एक्सपोर्ट्स टू नाउ सुपर परफॉर्म एंड RDA टू गिव मोर मनी। एक चीज़ और एग्जांपल दूंगा, मोइज़ अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव दिए। लास्ट टाइम ये एक ऐसे इंसेंटिव्स आए थे, रिबेट, आपको याद होगा, शहबाज को भी याद होगा, 2016 में ही या 2017 के अर्ली में। तो हमने देखा था उसका इम्पैक्ट ये हुआ था कि डबल डिजिट आपकी एक्सपोर्ट ग्रोथ आ गई थी एक साल में। जब रियर ज़्यादा होता था तो काफ़ी प्रेशर था कि करेंसी को डिप्रिशिएट करें। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे लगता है कि अगर एक्सपोर्ट ग्रोथ आपकी डबल डिजिट हो गई आफ्टर दीज इंसेंटिव्स और आपका RDA से भी इन्फ्लो आने लगा तो वी विल स्टिल बी सर्वाइविंग जो वरीज है करंट अकाउंट डेफिसिट की। आई थिंक वी शुड बी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन प्रोवाइडेड दिस वॉर रिस्क सबसाइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। असल अगर हम देखें जो आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है तकरीबन 100 से 107 पे चल रहा है। कुछ लोगों का व्यू है कि आपका जो PKR ओवर वैल्यूड है, बट इफ अगर आप लेटली देखें जो टोन थी हमारी स्टेट बैंक गवर्नर की काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक लग रही थी। सो गिवन योर ओन एनालिसिस आपको क्या लगता है एट दिस लेवल शुड वी डीवैल्यू PKR अगेंस्ट USD या आपका कुछ अलग व्यू है इस पर? जी, मेरे ख्याल से आई थिंक पॉलिसी मेकर्स को 2-3 इंडिकेटर्स बड़े सुपर एक्टिवली मॉनिटर करने पड़ेंगे। एक तो पोस्ट वॉर सिनारियो, आप ये देखें कि जब ऑयल प्राइसेस नॉर्मलाइज हो जाएंगी तब आपकी इंपोर्ट्स कैसे ग्रो करती हैं और उसके साथ आपका रेमिटेंसेस का ट्रेंड क्या रहता है, आपने जो इंसेंटिव्स विड्रॉ किए हैं। तीसरी चीज़ ये जो आपने एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव्स दिए हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है। इस वक्त मेरे ख्याल से 2-3 क्वार्टर्स लगेंगे इस पूरे लैग्ड इफेक्ट के साथ देखने के लिए कि अगर हमारे करंट अकाउंट किस जाके करवट लेता है, टू बी इन सिंपल वर्ड्स राइट। अगर ये 2% ऑफ द GDP जो आज के ज़माने में 600 से 700 मिलियन डॉलर्स का मंथली रन रेट होता है, इसको अगर ब्रीच करेगा तो मेरे ख्याल से इट्स बेटर टू हैव ग्रेजुअल डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी देन हैविंग एन अब्रप्ट 20-30% स्पायरल हो जाए, वो फिर से आपकी मैक्रो स्टेबिलिटी शॉक में चली जाएगी। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है ये 106 पे जो रियर का नंबर है, अगर ये 109-10 भी हो जाएगा तो कॉल्स विल इंक्रीज। लेकिन जब तक एक्सपोर्टर्स पैसा कमाएगा वो दिखाएगा कि हम डबल डिजिट ग्रोथ लेके आ रहे हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में। IT सेक्टर आपका इज़ ग्रोइंग रिगार्डलेस ऑफ इवन दिस रियर। एंड थर्डली जब गवर्नमेंट स्टेट बैंक खुद बोलेगा कि हमारे रेमिटेंस आर ग्रोइंग एट कंफर्टेबल पेस, तो मेरे ख्याल से वो करेंसी डिप्रिशिएट करने की उनको नीड या अर्जेंसी फील नहीं होगी अनलेस ऑयल प्राइसेस गो बैक टू $100-120 और इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पॉजिटिवली नहीं आता। बट आई हैव अ सेंस कि शायद पॉलिसी मेकर्स को कंफर्ट है कि इंशाल्लाह ताला के पोस्ट अगर ये US ईरान वॉर जब पीस की तरफ जाता है तो गवर्नमेंट इज़ प्रॉबेबली एंटिसिपेटिंग कि कहाँ से हमें ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है, चाहे मिडिल ईस्टर्न पार्टनर से। देखिए पाकिस्तान के मसले जो है ना बड़े छोटे हैं ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर 2-4 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ जाती है या हम अच्छा यूरो बॉन्ड सस्ते पे फ्लोट कर लेते हैं या ग्रीन बॉन्ड हम लोग लॉन्च कर लें, और हमने देखा कि हमने जो है ना US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से रिक्वेस्ट भी की कि $10 बिलियन की हमें करेंसी लाइन दें, स्वैप लाइन, वो इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज़ होती है। बट दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स पाकिस्तान में 3 से 5 बिलियन डॉलर जो है ना आपकी मैक्रो स्टेबिलिटी को एवरेज से बूम के तरफ लेके जा सकता है। सो आई हैव अ फीलिंग कि शॉर्ट टर्म में शायद गवर्नमेंट को नीड भी नहीं है और इस वक्त करने भी नहीं चाहिए करेंसी डेप्रिसिएशन, क्योंकि क्वेश्चन उठ जाएगा एमिड वॉर के स्टेबिलिटी आपकी डीरेल हो गई है। अच्छा अरसलान, अगर एज एन इन्वेस्टर एक सवाल आपसे पूछना चाहूँ कि हर इन्वेस्टर के जहन में एक टग ऑफ वॉर है कि आया अपने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे बेस किए जाएं या जो मुल्क की जो इम्प्रूव मैक्रो सिचुएशन है या जो एक बड़ी ज़बरदस्त वैल्यूएशंस चल रही हैं। क्योंकि देखा जाए तो FY27 में फिलहाल जो अभी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है तो बड़ी ज़बरदस्त बेटर देन एक्सपेक्टेशन प्रॉफिटेबिलिटी आई है ब्लू चिप स्टॉक्स की। बट एट द सेम टाइम तो FY27 के जो रिटर्न्स है मार्केट के
वो फिलहाल नेगेटिव है, इवन दो वी आर लाइक वेरी अर्ली इनटू FY27। सो इन द प्रेजेंट सिचुएशन एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? देखिए मोइज़, मेरे ख्याल से इन्वेस्टर जो होता है ना, बिल्कुल शॉर्ट टर्मिज्म अप्रोच लेता है। उसमें उसको लगता है कि पैसे नहीं बने क्योंकि इंडेक्स जो है ना नीचे नया हाई नहीं लग रहा। बट एसेंशियली आप देखें तो हम लोग अपने पीक से सिर्फ 6-7% दूर हैं, और हम लोग जो भी रीसेंट बॉटम लगा के आए थे 140,000 का अगर आप कहें, तो उससे ऑलमोस्ट हम लोग 24-25% ऊपर हैं। सो हम देखें तो वी आर इन अ गुड सिचुएशन एग्जैक्टली फॉर द रीजन दैट यू मेंशन। बजट अच्छी रही, गवर्नमेंट सही मैनेज कर रही है, और अभी जो अर्निंग सीजन में जो इनिशियल हमें हाइलाइट्स नज़र आई हैं, चाहे फर्टिलाइज़र के हो, सीमेंट के हो, बैंक्स के हो, तो रिजल्ट्स आर नाउ स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशन। जब इन्वेस्टर को ये लगेगा कि वॉर का रिस्क जो है ना कम हो रहा है, जियोपॉलिटिकली चीज़ें थोड़ी स्टेबलाइज हो रही हैं, आप देखेंगे ये 1-2 दिन के अंदर ही मार्केट जल्दी रीरेट हो जाती है। हमने इसकी झलक देखी भी कुछ दिन पहले, जब वो डेली आपकी मिसाइल्स और ये फायर हो रहा था, 2 दिन का पॉज आया था और एक दिन में म्यूचुअल फंड ने $10 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया। देखिए इन्वेस्टर जो है ना, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या रिटेलर हो या इंश्योरेंस हो या फॉरेनर के निकाल के, उसके पास चॉइसेस क्या होती हैं, या तो इक्विटी मार्केट्स या वो फिक्स इनकम मार्केट में आ जाए। फिक्स इनकम मार्केट में हमने देखा कि जो आपकी टी-बिल यील्ड 10% तक चली गई थी, वो 12.5 पौने 13 तक गई, अब वो फिर से नॉर्मलाइज हो गई हैं अंडर 12। फॉर इंस्टेंस आपकी 3 ईयर बॉन्ड जो है 11.7 चल रहा है। तो इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया, इन्वेस्टर को इंसेंटिव नहीं है कि इक्विटी से पैसे निकाल के फिक्स्ड इनकम में चला जाए। सिमिलरली हम देखते हैं कि रिटेलर्स बहुत आ रहे हैं, जेन जी आर मच मोर फाइनेंशियली अवेयर एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। उनकी एक विश लिस्ट है कि उनको पार्ट लेना है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में। ये सिर्फ पाकिस्तान में फिनोमेना नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसी मार्केट चल रही है। इनफैक्ट साउथ कोरिया में तो उनको कहते हैं कि एक आर्मी ऑफ एंट्स है, जैसे हम चूटियाँ कहते हैं कि आर्मी ऑफ एंट्स से जो स्टॉक मार्केट हिला देती है। तो रिटेल इन्वेस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त सेंसिबल है, वो अपनी अर्निंग्स पढ़ते हैं, अपना काम करके आते हैं, रिसर्च करके आते हैं। मुझे लगता है जब ये सेंटिमेंट चेंज होगा, आपका मोमेंटम वो 2-3 दिन पॉजिटिव नज़र आएगा, तो ये वापस रैली आपकी शुरू हो जाती है। हैविंग सेड दैट, इन्वेस्टर्स को हमेशा केयरफुली फंडामेंटल्स पढ़ के और कंपनी की वैल्यूएशन देख के इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि कुछ ऐसी चीज़ ना खरीदे जो एक बबल हो या एक हाइप के अंदर हो या पेनी स्टॉक्स हो। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। अगर आप देखें, व्हेन यू टॉक अबाउट रिटर्न कंपाउंडिंग, इट इज यूजुअली सेड कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। अगर फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव देखें, कुछ ऐसे स्टॉक्स बताएं जो ओवर अ लॉन्गर टू मीडियम टर्म होराइजन विच कैन बी कंपाउंडिंग मशीन्स फॉर स्पेशली न्यू इन्वेस्टर्स जो हम देख रहे हैं मार्केट में आ रहे हैं। इसमें शहबाज, आई थिंक द हिस्टोरिकल डेटा विल बी अ वेरी क्लियर इंडिकेटर ऑफ विच मैनेजमेंट इज़ एबल टू प्रोड्यूस सस्टेनेबल कंपाउंडिंग रिटर्न्स ओवर लॉन्गर पीरियड। कुछ जो स्टॉक्स हैं, इन्वेस्टर्स शुड फर्स्टली डू देयर ओन रिसर्च, जो हमने देखे हैं 10 साल के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कंपाउंडिंग करते हैं। हमने देखा है कि मीज़ान बैंक, सिस्टम्स लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइज़र, एंग्रो फर्टिलाइज़र, इनमें हमने देखा है कि सस्टेनेबल आपकी ग्रोथ भी आ रही होती है प्रॉफिटेबिलिटी में, और डिविडेंड्स भी वो देते रहते हैं रेगुलरली, प्राइमरीली ऑन क्वार्टरली बेसिस। ये आपका इन्वेस्टर्स के कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। आजकल थोड़ा लकी सीमेंट इज़ वेटिंग फॉर मोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बट दे हैव ऑल्सो बिन कंपाउंडर जस्ट लाइक मेपल लीफ सीमेंट। तो पिछले 10 साल से आप देखिए, मैनेजमेंट को स्टडी करें कि मेरे पैसे जिसको मैंने दिए लगाने को किधर किधर लगा रहा है, तो आपको तो पैसे उसको सेल करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप बोलेंगे यही डिविडेंड यील्ड कमाता हुआ देगा। इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है अपना कोर पोर्टफोलियो बनाएं, जिसमें 50 to 70% आप अच्छे साफ़ सुथरे ब्लू चिप का मतलब ये नहीं होता कि बड़ी कंपनी, ब्लू चिप का बड़ी कंपनी वो होती है जो आपकी लॉन्ग टर्म कंपाउंडर हो, सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाती हो, भले मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन्स आए। उन कंपनीज़ को आप पैसा दें, वहाँ से अगर डिविडेंड आते रहते हैं उसको आप हाई रिस्क बेट्स या थोड़े और एक्स्ट्रा मीडियम टर्म रिस्क के लिए ले लें। बट आई बिलीव कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है स्टॉक्स का, दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, इंक्लूडिंग इवन इंटरलूप। अगर आप इंटरलूप की हिस्ट्री देखें, इवन प्री IPO they have been value compounder for last 2 decades, from very small to very big right now, and globally setting their footprints. तो ये जो blue chip companies होती हैं, I feel investor अगर इधर पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो गोल्ड, रियल स्टेट, बॉन्ड, US डॉलर्स में खाली पैसा रखने से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। थैंक यू अरसलान। और अब हम चलते हैं आने वाले हफ्ते के कुछ अहम इवेंट्स की तरफ। मंडे को जुलाई का CPI डेटा आएगा और लकी कोर इंडस्ट्री के एनुअल अकाउंट्स के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होगी। ट्यूसडे को PIB ऑक्शन होगा। HPL का फर्स्ट हाफ कैलेंडर ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे। गदून टेक्सटाइल के एनुअल अकाउंट्स के रिजल्ट्स आएंगे और पाकिस्तान टोबैको के फर्स्ट हाफ कैलेंडर ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी अनाउंस हो गए। वेडनेसडे को T-बिल्स ऑक्शन होगा और थर्सडे को फॉरेक्स का डेटा आएगा। फैसल
एक्सिस बैंक और मीज़ान बैंक के फर्स्ट हाफ कैलेंडर ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होगी। फौजी सीमेंट के फुल ईयर 2026 के रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होगी और एमसीबी बैंक के फर्स्ट हाफ कैलेंडर ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी अनाउंस होंगे। फ्राइडे को एसबीआई का डेटा अनाउंस होगा और मारी के एनुअल अकाउंट्स फॉर द ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होगी। अब हम उस कंपनी पर नजर डालते हैं जो नेक्स्ट वीक में एक्स डिविडेंड ट्रेड होगी। नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड जिन्होंने 2.5 रुपीस का डिविडेंड अनाउंस किया था, वो 4 अगस्त 2026 को एक्स डिविडेंड ट्रेड होगी। अब वक्त हुआ है चेस सिक्योरिटीज कैंडल टॉक का। कैंडल टॉक में हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील अहमद, इज अ टेक्निकल एनालिस्ट एट चेस सिक्योरिटीज। शर्जील, वेलकम टू द शो। थैंक यू मोइज फॉर इनवाइटिंग मी। शर्जील, हमने देखा कि फाइनली आफ्टर 2 बेरिश वीक्स हमने मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम देखा। स्पेशली हमने जो मंडे की एक्टिविटी देखी, तकरीबन 7000 पॉइंट्स ज़्यादा का इजाफा था इन दी इंडेक्स इन वन सिंगल डे। आपके टेक्निकल एनालिसिस क्या बता रहे हैं मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के हवाले से? बिल्कुल, ओवरऑल वीकली बेसिस पे मार्केट में हमने इस हफ्ते बेहतर एक्टिविटी देखी। ऑल द टुवर्ड्स द एंड हमने देखा कि मार्केट ने जो अर्लियर दिस वीक मार्केट ने गेन्स बनाए थे उनको इरेज करा एंड मार्केट क्लोज्ड अराउंड 176,000 के लेवल्स। अगर हम चार्ट पे देखें तो हम ये लास्ट वीक डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट वाज बाय द वे मार्केट की जो एक सपोर्ट थी क्रूशियल 173 से 173,500 की रेंज में, मार्केट ने उसको ब्रीच करके लास्ट वीक लो लगाया था ऑलमोस्ट 169,500 के लेवल्स के करीब, जहां पे इसने अपनी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रीच करा था। तो हमारा ये व्यू बन रहा था कि मार्केट अगर 173,000 के नीचे ट्रेड करती है कांस्टेंट बेसिस पे, तो फिर उस सूरत में मार्केट में वीकनेस ही कंटिन्यू होती हुई देख सकते हैं। ये कंसोलिडेशन का व्यू बनता है। बट मार्केट ने जो इस हफ्ते की शुरुआत करी, मंडे को मार्केट क्लोज विद एन अपसाइड ऑफ ऑलमोस्ट 7,000 पॉइंट्स। वो एक रिजेक्शन थी, वॉल्यूम्स भी बेहतर थे और मार्केट ने जो है वो रिक्लेम करा 173,000 की सपोर्ट थी, उसको रिक्लेम करा बाय क्लोजिंग एट ऑलमोस्ट 178,000 के लेवल्स एट द स्टार्ट ऑफ द वीक। तो आई थिंक अब मार्केट उसी रेंज में आ गई है जिस रेंज में मार्केट लास्ट 2 वीक से ट्रेड कर रही थी। इस रेंज का जो टॉप है मार्केट का वो 178,500 से 179,000 के लेवल्स के करीब है। हम देख रहे हैं कि मार्केट हैजंट बीन एबल टू कन्विंसिंगली क्लोज अबव दिस इवन ड्यूरिंग दिस वीक। जब मार्केट ने मंडे को हाई लगाया था तो उसके बाद हमने देखा था इसी लेवल से ऑलमोस्ट रिजेक्शन आई थी टुवर्ड्स द डाउनसाइड। हाउएवर मार्केट की जो सपोर्ट रहेगी वो 173,500 से 174,000 के लेवल्स के करीब रहेगी, क्योंकि ये एक असेंडिंग चैनल है, तो डिपेंड्स अपॉन व्हेन मार्केट रियली मीट्स दिस चैनल। तो 173,500 रफली हम देख सकते हैं कि वुड एक्ट एज सपोर्ट फॉर द मार्केट टुवर्ड्स द अपसाइड। 178,500 179,000 वुड एक्ट एज रेजिस्टेंस। However, going forward अगर 179,500 के लेवल्स के ऊपर काम होता है मार्केट में विद गुड वॉल्यूम्स, तो वो एक ब्रेकआउट लेवल होगा, क्योंकि मार्केट में 3 हफ्ते की कंसोलिडेशन के बाद इस रेंज को एग्जिट करेगी और उस सूरत में 182 186 रिस्पेक्टिवली गोइंग फॉरवर्ड बुलिश के सिनेरियो में हमारे टारगेट लेवल्स रहेंगे। ये व्यू इंटैक्ट रहने के लिए 173 का मेंटेन होना गोइंग फॉरवर्ड बहुत जरूरी है। वेरी इंटरेस्टिंग शर्जील। अगर हम पाकिस्तान पेट्रोलियम की बात करें, डिस्पाइट ऑफ इम्प्रूविंग फंडामेंटल्स और हाई ऑयल प्राइसेस, हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस काफ़ी लैकलस्टर है पीपीएल में। इस हफ्ते तकरीबन इसका जो गेन है तकरीबन 2-2.5% बढ़ा है कंपेयर टू 3% मार्केट, और बाकी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, अच्छी तरह बढ़े। बट व्हाट आर टेक्निकल चार्ट सेइंग अबाउट पाकिस्तान पेट्रोलियम गोइंग फॉरवर्ड? पाकिस्तान पेट्रोलियम में हम रेंज बाउंड एक्टिविटी देख रहे हैं। हमने जब लास्ट टाइम डिस्कस करा था पीपीएल को, तो हमारा ये व्यू था कि 208 से 213 की एक रेंज बनती है जहां पे इसमें अक्सर बाइंग इंटरेस्ट आता है, और उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये इसकी प्रीवियस मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट लेवल है, प्लस इसकी एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन जो हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करी है कनेक्टिंग लास्ट 2 मेजर लोज, उसका भी ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल है। तो 208 से 213 के लेवल्स की करीब जो इसने लास्ट वीक लो लगाया था, तो वहां से एक बाउंस बैक देखा हमने। बट इसके अंदर फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक हमने देखा प्रॉफिट टेकिंग हुई और इसने ऑलमोस्ट उसी रेंज को अप्रोच करा बाय क्लोजिंग एट 216.2 के लेवल्स बाय द एंड ऑफ द वीक। तो इसमें व्यू यही रहेगा कि ये रेंज एक्यूमुलेशन की रेंज है। इस पर्टिकुलर रेंज में हम देख रहे हैं कि ड्यू टू मल्टीपल रीजंस एक अच्छी सपोर्ट बन रही है। यहाँ से एक बाउंस बैक हम एंटिसिपेट कर सकते हैं टुवर्ड्स द अपसाइड। जो इसके इनिशियल टारगेट लेवल्स रहेंगे वो इंटैक्ट रहेंगे नियर 230, फॉलोड बाय द नेक्स्ट मेजर टारगेट लेवल्स एट 252 गोइंग फॉरवर्ड वुड एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस अगेन, क्योंकि ये इसकी ओवरऑल करेक्टिव वेव का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल था फ्रॉम वेयर इट टुक रिजेक्शन लास्ट टाइम एज वेल बैक इन जुलाई। अच्छा शर्जील, अगर हम PIBTL की बात करें, जब से अफगान बॉर्डर से कोल आना बंद हुआ है तो PIBTL में एक कंसिडरेबल इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है हमने देखा इंक्रीज है। स्पेशली अगर हम इस हफ्ते देखें तो डिस्पाइट मार्केट की वोलेटिलिटी हमने देखा कि 7% का इजाफा रहा इन PIBTL। तो आपके टेक्निकल चार्ट्स PIBTL के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के हवाले से क्या कहते हैं?
पीआईबीटीएल में बिल्कुल हमने इस हफ्ते बेहतर एक्शन देखा। पीआईबीटीएल क्लोज द वीक अराउंड 17.04। पीआईबीटीएल में हमने ये देखा है कि इसकी एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन थी, एक शॉर्ट टर्म असेंडिंग चैनल था, जिसके बॉटम से ही इसने ऑलमोस्ट 15.5 का लो लगाने के बाद रिकवर करा है और क्लोज करा है इस हफ्ते नियर 17.04। तो इसमें आइडियली तो यही रहेगा कि क्योंकि ये इस पर्टिकुलर रेंज में या इस पर्टिकुलर चैनल में ट्रेड कर रहा है एवर सिंस इट मेड द लो ऑफ अराउंड 13 रुपीज लास्ट टाइम, जहाँ पे इसने अपने, आपको याद होगा, एक मल्टी ईयर चैनल को रिटेस्ट करा था। उसी चैनल के बॉटम के करीब इसके अंदर जो है वो आइडियली एक्यूमुलेशन को टारगेट करना चाहिए। 16 वुड बी अ रियली गुड सपोर्ट लेवल फॉर फ्रेश एक्यूमुलेशन। टुवर्ड्स द अपसाइड वी फील 18.5 के लेवल्स के करीब इसकी एक इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगी, फॉलोड बाय नेक्स्ट टारगेट लेवल नियर 20। शजील, हम एक और स्टॉक की अगर आप बात करें, स्पेशली मेपल लीफ सीमेंट, अगर आप देखें कि इसका रिजल्ट भी काफ़ी अबव एक्सपेक्टेशंस आया एंड ट्रेडिंग एट वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस और गोइंग फॉरवर्ड भी आउटलुक अच्छा लग रहा है, स्पेशली कम्स टू सीमेंट सेक्टर। और इस हफ्ते भी हमने देखा मेपल लीफ की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही कंपेयर टू अदर मार्केट प्लेस स्टॉक्स इन द मार्केट। तो टेक्निकल चार्ट्स क्या बता रहे हैं आपको गोइंग फॉरवर्ड अबाउट मेपल लीफ? बिल्कुल, आई थिंक हमने देखा है कि इसके अंदर वैसे तो एक इंटरमीडिएट वेव 5 इन प्ले है, जिसकी एक इंटरनल करेक्टिव वेव में इसने बॉटम लगाए थे 85 के करीब और फिर वहां से हमने बाउंस बैक देखा इस हफ्ते। तो इसमें ओवरऑल व्यू तो यही रहेगा कि वेव 3 का जो हमारा टॉप था दैट वाज अराउंड 132, वो इस ओवरऑल वेव का टारगेट रहेगा। हाउएवर फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, इसमें हम देख रहे हैं कि ये एक ग्रीन चैनल है, जिसका टॉप था अराउंड 110 के लेवल्स के करीब। 110 के लेवल्स के करीब इस पर्टिकुलर चैनल का टॉप था और 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल था इस ओवरऑल करेक्टिव वेव का 110 के लेवल्स की। तो वहां से हमने रिजेक्शन देखी और इसने चैनल के बॉटम को अप्रोच करा। तो चैनल का बॉटम ही आइडियली गोइंग फॉरवर्ड फॉर द ट्रेडर्स हु टारगेट स्टॉक्स ऑन डिप्स, अगर लो रिस्क पर्सपेक्टिव से अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो चैनल के बॉटम के करीब ही इसको एक्यूमुलेट करने का टारगेट करना चाहिए। 91 वुड बी अ सपोर्ट लेवल इन दैट केस टुवर्ड्स द अपसाइड। हाउएवर 99 इज अ वेरी पिवटल लेवल। अगेन इसमें हम देख रहे हैं कि इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग सिंस 14th जुलाई बिलो 99 के लेवल्स ऑलमोस्ट। और ये टेक्निकली अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे जाके देखें तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की भी, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की भी फॉर्मेशन बनती है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो कहीं ना कहीं इस इंटरनल करेक्टिव वेव का रिवर्सल हो सकता है अगर ये 99 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करे विद गुड वॉल्यूम्स। अगेन वॉल्यूम्स हैव टू इंप्रूव, पार्टिसिपेशन वुड डेफिनेटली मैटर अ लॉट। अगर वॉल्यूम्स में इंप्रूवमेंट आती है और उस पर्टिकुलर लेवल को हम ब्रेक होता हुआ देखते हैं तो फिर हम देख सकते हैं कि ये अपनी इस रैली को कंटिन्यू करे और 106 और 116 के जो हमारे टारगेट्स हैं नियर द चैनल टॉप, वो हमें अप्रोच होते हुए नजर आए। थैंक यू शर्जील। और अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर की तरफ। शहबाज, फाइनली आफ्टर 2 वीक्स ऑफ अ बेरिश मार्केट हमने देखा कि मार्केट में अच्छा मोमेंटम नजर आया डिस्पाइट द वोलेटिलिटी। हमने ये भी देखा कि फॉरेन इनफ्लोज भी फाइनली तकरीबन 23 महीने के बाद जुलाई में हमने देखा कि नेट पॉजिटिव में नजर आए, तकरीबन $36 मिलियन का फिगर है। ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स ये पूछ रहे हैं कि जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं लेकिन और मार्केट की वैल्यूएशन भी बहुत अट्रैक्टिव है, क्या करना चाहिए? देखिए, डिस्पाइट ऑफ अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हो ही रहा है कि बिकॉज ऑफ यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी सी जो आपकी जो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। आई थिंक इन्वेस्टर्स को वही करना चाहिए, दे शुड फोकस ऑन फंडामेंटल्स। और आप लास्ट वीक देखें काफ़ी रिजल्ट्स आए ब्लू चिप कंपनीज के, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स थे, अबव एक्सपेक्टेशंस थे। तो डिस्पाइट ऑफ दिस वॉलेटिलिटी आई थिंक ये अगर मार्केट नीचे आ रही है दिस थिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो अगर रिजल्ट्स बेटर देन एक्सपेक्टेशंस है तो वहीं फोकस करें, उसी स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए। सो ओवरऑल मेरा स्टांस यही है कि मार्केट एक अच्छे लेवल पे है, अपनी आप रिसर्च करें और अच्छे लेवल्स पे बाइंग करें। व्हाट अबाउट द इंडेक्स? जैसे हमने देखा कि 173,000 का इस वीक बड़ा क्रिटिकल लेवल था, वो मंडे को ही ब्रेक हो गया और वो सस्टेन रहा और हमने देखा कि मार्केट की जो एंडिंग रही तकरीबन 176,000 पॉइंट्स की रही। इवन तो जब आपको याद होगा कि मार्केट तकरीबन 187,000 के लेवल से नीचे आई थी। आपको आगे आने वाले दिनों में इंडेक्स किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर आप लेटली देखें तो मार्केट ने तकरीबन 185,000 का हाई बनाया, लास्ट वीक अगर आप देखिए 179,000 का हाई बनाया। तो डिस्पाइट दिस वॉलेटिलिटी अगर आप फंडामेंटल पे बात करेंगे, फंडामेंटल साइड पे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो तकरीबन 8 टाइम्स है, विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। और अगर आप स्पेसिफिकली कंपनीज की बात करेंगे तो कुछ कंपनीज ट्रेडिंग एट अबाउट वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लाइक 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स और प्रोवाइडिंग एट डबल डिट डिविडेंड यील्ड। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को येस देखना चाहिए कि अपडेट क्या है यूएस ईरान पे, बट दैट वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप इसी हफ्ते देखें कि हमने देखा मंडे को जब हमने देखा कि 2-3 दिन जब आपका सीज लग रहा कि सीज फायर हो गया यूएस ईरान, तो मार्केट ने एक
अच्छा रिएक्ट करा। एंड डिस्पाइट हम देख रहे हैं यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ऑयल प्राइस ऑन द लोअर साइड। आई थिंक एक चीज़ जो आपने मेंशन भी करा कि अच्छी चीज़ मार्केट में हुई है कि आफ्टर 23 मंथ्स मार्केट को एक सपोर्ट मिल रहा है स्पेशली इन द फॉरेन साइड। और अगर आप ये देखें कि लास्ट वीक को अगर हम मिला दें, पूरे महीने को एडअप कर दें, तो फ्लो काफ़ी अच्छा है। सो डिस्पाइट ऑफ वॉटिलिटी, आई थिंक जो स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो ये देख रहे हैं कि ये चीज़ तो चलते रहेंगी, यूएस सिचुएशन चलते रहेगी। पर अगर आप वैल्यूएशन पे फोकस करें, तो अगर आप फॉरेन बाइंग देखें, उनका जो फोकस रहा है वो स्पेसिफिकली बैंक्स और ईएनपीज़ में रहा है और उन कंपनीज़ में रहा है जो अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रही हैं। बिल्कुल, जैसे डिस्पाइट हमने देखा कि लास्ट फ्राइडे को हमने देखा था कि शायद मार्केट थोड़ी स्लगिश रह सकती है इस वीक ड्यू टू इट बीइंग अ रोल ओवर वीक, लेकिन हमने मार्केट देखा तकरीबन 5000 पॉइंट ज़्यादा का इजाफा देखा गया। अच्छा शहबाज, अगर स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में बात करें जो हमारे पास कॉर्पोरेट अर्निंग्स आई, तकरीबन सीमेंट सेक्टर एट लार्ज एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जैसे पायनियर और एमएलसीएफ का रिजल्ट देखा, हमने देखा कि उसमें बेहतर अर्निंग्स आ सकती हैं। ईएनपीज में भी इसी तरह का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है और बैंक्स में भी। व्हाट आर दो स्पेसिफिक स्टॉक्स जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं? देखिए, आप ओवरऑल देखिए इंडेक्स एक अच्छे लेवल पे ट्रेड हो रही है, काफ़ी स्टॉक्स इन ऑल द सेक्टर्स जो एक अच्छा प्राइस लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं। स्पेसिफिकली आपने बात करी पाकिस्तान पेट्रोलियम, अगर मैं यहाँ बात करूँ, हमें पता है कि लास्ट अगर आप क्वार्टर देखें, उससे जो ये लेटेस्ट क्वार्टर होगा, जून एंडिंग क्वार्टर होगा, उससे काफ़ी रिजल्ट बेहतर आएंगे पीपीएल, ओजीडीसी और मारी के। सो यहाँ इन्वेस्टर को फोकस करना चाहिए। कुछ और स्टॉक्स की अगर आप बात करें ऑन द सीमेंट साइड, आई थिंक इस लेवल पे डीजीकेसी बहुत अच्छा लग रहा है, चिराग सीमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। ऑन अदर साइड अगर आप देखें, एंग्रो होल्डिंग्स का लेवल काफ़ी अच्छा है। और इस हफ्ते हमने देखा कि बैंक अल्फला का रिजल्ट भी है, वो जो अबव एक्सपेक्टेशंस, काफ़ी डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी थी, सपोर्टेड बाय क्वालिटी डिविडेंड। सो इस लेवल पे काफ़ी वन ऑफ द ओनली बैंक ट्रेडिंग एट बिलो प्राइस टू बुक वैल्यूएशंस। आई थिंक आज एक और रिजल्ट आया था, अबाउट फ्राइडे को रिजल्ट एक और आया था अस्करी बैंक का। सो उसका रिजल्ट भी एक अच्छा लग रहा है। सो ओवरऑल आई थिंक जो आपका अभी तक जो भी रिजल्ट आए हैं कॉर्पोरेट के अबव एक्सपेक्टेशंस है, तो इन्वेस्टर्स को यहीं फोकस करना चाहिए। अदर देन अगर आप देखें स्टॉक्स, आई थिंक स्पेशली सर्विस लॉन्ग मार्च को देखें, वो एक अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। सो इन दी एंड आप उसी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें, वी आर ट्रेडिंग बिलो मार्केट वैल्यूएशंस एंड दे प्रोवाइड यू अ डिसेंट डिविडेंड यील्ड। सो अब हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, स्पेशली अगले हफ्ते भी सिचुएशन थोड़ी सी वॉलेटाइल है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यूएस ईरान। सो इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए ऑन फंडामेंटल्स, ऑन वैल्यूएशंस और इन्वेस्ट करना चाहिए। बट नॉनदलेस आई थिंक मार्केट इस लेवल पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, लिक्विडिटी काफ़ी काफ़ी लिक्विड ड्रिवन रैली हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। अगर हम यहाँ कंटिन्यूस फ्लोज देखते हैं फ्रॉम द फॉरेन साइड, सो हमें लगता है यहाँ से मार्केट बढ़ सकती है। अच्छा शहबाज, अ पार्टिंग क्वेश्चन, वेंसडे को जब हमने रिजल्ट्स डिस्कस किए थे फौजी फर्टिलाइजर के, तो वहाँ पे हमारे व्यूअर्स का एक कमेंट ही आया था कि हमने जैसे देखा कि ई फर्ट और फौजी दोनों ने अबव एक्सपेक्टेशन पे आउट दिया है। व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू स्पेशली विद रिगार्ड्स टू फौजी फर्टिलाइजर के अच्छा 14.5 रुपये का डिविडेंड दे दिया है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, या आपको लगता है कि अगले क्वार्टर में भी इसी तरह के पे आउट का इंतजार अगर आप देखें, अगर आप इफ़ यू कंपेयर फौजी फर्टिलाइजर विद एंग्रो फर्टिलाइजर, दोनों के रिजल्ट वो मच बेटर एक्सपेक्टेशंस, बट व्हेन यू कंपेयर टू प्राइस अर्निंग रेशियो, आई थिंक मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि फौजी फर्टिलाइजर ट्रेडिंग एट वेरी डिसेंट वैल्यूएशंस। आई थिंक इस जब हमने क्वार्टर देखा कि द डिविडेंड वो स्पेशली अबव एक्सपेक्टेशंस, हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इस तरह का डिविडेंड शायद ना रहे, बट वी कैन एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट हाफ ईयर में तकरीबन 23 रुपये डिविडेंड कंपनी दे सकती है। सो अगर इस तरह आप देखें कि जो एफएफसी है इस ट्रेडिंग अबाउट 9 टाइम वैल्यूएशंस और अबाउट इसकी डिसेंट कैश फ्लो अवेलेबिलिटी है। सो आई थिंक अगर आप मुझसे यहाँ पूछेंगे इस लेवल पे क्या करना चाहिए, तो आई थिंक एक स्टॉक है, वन ऑफ द स्टॉक्स है इन द इंडेक्स जो आपको रखना चाहिए, बिकॉज इट्स ओन्ड बाय स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर्स और उसकी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। थैंक यू शहबाज। दैट्स इट फॉर टुडेज शो। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ लवली वीकेंड। अल्लाह हाफिज।